Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is quality factor. ठीक है, वो क्वालिटी फैक्टर क्या होती है उसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की। ओके, तो आपने तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी करंट कैसे जनरेट हुआ वो आपने देखा। तो एसी करंट जनरेट होती है एक एसी जनरेटर में से। तो एसी जनरेटर में से पहला क्या प्रोड्यूस हुआ, एक एसी इंड्यूस ईएमएफ, एक अल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ हमको मिला। ठीक है, वो अल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ हम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी इनसाइड एक कॉइल अवेलेबल थी। वो कॉइल को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैप किया, वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रही थी, तो उसका फ्लक्स चेंज हुआ तो हमको इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ। बट दिस इंड्यूस ईएमएफ इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, बट वह क्या होती है, उसकी जो डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती थी। देन आफ्टर उसका जो मैग्नीट्यूड होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू कंटिन्यूसली वेरिएबल होती है। वो कंटिन्यूसली उसकी टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है, साइनोसोइडल ग्राफ के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसमें से हमको जो इंड्यूस ईएमएफ मिला वो हमको कितना मिला कि भाई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, वही इंड्यूस ईएमएफ क्या जनरेट करेगी, एक इंड्यूस करंट जनरेट करेगी। तो वो इंड्यूस करंट का भी नेचर कैसा होगा, एक साइनोसोइडल ग्राफ जैसा ही होगा। वो भी क्या करेगा, दो बार अपनी मीन्स के डायरेक्शन चेंज करेगा वन पीरियडिक टाइम पीरियड में। ठीक है, और उसका भी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो उसकी करंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। देन अपना दूसरा इक्वेशन ये था कि भाई हमको ये एसी करंट तो हमको मिला, बट हम एसी करंट को फाइंड आउट मीन्स के मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मीन्स के हमारी जो सर्किट थी इसमें जो एसी करंट आ रही थी, अगर हमने इसमें ए मीटर को लगा दिया तो ए मीटर ओनली क्या बताती थी, एक पीक वैल्यू ही बताती थी, बट उसकी परफेक्ट वैल्यू तो हमको नहीं बताती थी। ठीक है, ओके, तो करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास दो तरीके थे, एक कंपोनेंट मेथड से, देन पर दूसरा इफेक्टिव मेथड से। बट हम कंपोनेंट मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमको फाइंड आउट करना पड़ता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट सेकंड मेथड हम फाइंड आउट करेंगे इफेक्टिव मेथड। हमने हीट इफेक्ट्स हमने फाइंड आउट कर लिया, देन पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स हमने फाइंड आउट कर लिया। बट हमको जो इसमें से करंट मिला, दिस करंट इज अ डीसी करंट। देन पर हमने देखा दूसरा तरीका लगाया कि भाई वर्क डन ड्यूरिंग द डीसी करंट एंड वर्क डन ड्यू टू द एसी करंट। दोनों जो करंट हमको मिल रही है, तो दोनों का वर्क डन जो हमको मिल रहा है, दोनों का वर्क डन सेम मिल रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, जो हमारी डीसी करंट है वही हमारी एसी करंट है। बट दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई एसी जनरेटर में से हमको पहले डीसी करंट नहीं मिल रही थी, बट कौन सी मिल रही थी, एसी करंट मिल रही थी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो एसी करंट मिल रही है वो और इफेक्टिव करंट इसके IRMS की वैल्यू, एक रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, तो उसके साथ में हमको एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। वो रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट हुआ, आई इफेक्टिव इज इक्वल टू IM अपॉन √2। ठीक है, ओके, तो इसमें से हमको क्या मिलेगी, एक मैक्सिमम करंट हमको मिलती है, और एक IRMS एक इफेक्टिव वैल्यू हमको मिलती है। वही वैल्यू हम किसकी वैल्यू हम मानते हैं, एक एसी करंट की वैल्यू हम मानते हैं। ठीक है, ओके, देन अपन हमने देखा था इंडिविजुअली सर्किट के बारे में। तो इंडिविजुअल सर्किट के पहले हमने एक देखा था फेज डिफरेंस के बारे में। तो फेज डिफरेंस क्या होती है कि भाई पहले यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पीक वैल्यू पे आ जाती है। तब ऐसा जरूरी नहीं है कि करंट भी पीक वैल्यू पे आए, और जब इंड्यूस ईएमएफ 0 पे आए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई करंट की वैल्यू भी 0 पे आए, उसकी इसमें भी टाइम वेरिएशन हो सकती है। कैसा टाइम वेरिएशन, कि जब आपकी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो तब ऐसा भी हो सकता है करंट पर 0 पे है। देन आफ्टर आपकी ईएमएफ की वैल्यू जब 0 पे हो तब ऐसा भी हो सकता है करंट की वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट पे आए। ठीक है, तो ऐसा उसकी बीच में क्या हो सकता है कि टाइम का वेरिएशन हो, टाइम का वेरिएशन को आपको कन्वर्ट करना है फेजर में। ठीक है, तो उसकी बीच का हमको निकालना है कि भाई उसके बीच का फेजर डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, वो फेज डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर हमको देखना है इंडिविजुअली सर्किट के बारे में। इंडिविजुअली सर्किट का मीनिंग क्या हुआ कि भाई हमारे पास एक एसी सर्किट अवेलेबल है, उसके साथ हमने लगा दिया रेजिस्टेंस, देन पर हम लगा देंगे इंडक्टर, देन पर हम लगा देंगे कैपेसिटर। तो हमारी सर्किट का नेचर कैसे कैसे चेंज होगा, वो इंडिविजुअल सर्किट में आपने देखा कि भाई ओनली फॉर R लगाने से फेज डिफरेंस आएगा 0, ओनली फॉर L लगाने से फेज डिफरेंस आएगा π/2, ओनली फॉर C लगाने से फेज डिफरेंस आएगा π/2। ओके, तो इंडक्टर में π/2 तो फेज डिफरेंस आती है, बट इसमें कौन सी वैल्यू आगे होती है, किसकी वैल्यू आगे होती है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू इज लीड एंड करंट इज अ लैग। कितना लैग होता है, π/2 जितना लैग होता है, और कैपेसिटर में क्या होती है, करंट इज लीड, π/2 जितनी लीड होती है। और अपोजिशन ऑफ करंट, तो अपोजिशन ऑफ करंट रेजिस्टेंस में होती है R, इसमें होती है XL और इसमें होती है XC। What is the meaning of XL? Inductive reactance. What is the meaning of XC?
इट इज़ नॉन एज अ कैपेसिटी रिएक्टर। इन दोनों को हमने रिएक्टेंस नाम क्यों दे दिए? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज XL इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड XC इज इक्वल टू 1/ωc। ठीक है, ओके। ऐसे हमने उसका वेव डायग्राम भी ड्रॉ किया था, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया था, और हमने बताया था कि भाई इंडक्टर में हमारा करंट होता है लैग और कैपेसिटर में हमारी करंट होती है लीड। देन आफ्टर उसका पावर भी हमने फाइंड आउट किया, तो पावर में हमको मालूम पड़ा कि भाई रेजिस्टेंस का पावर फाइंड आउट हो सकता है I² × R, बट इंडक्टर का पावर और कैपेसिटर का पावर पूरी 1 कंप्लीट साइकिल का आता है 0। देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया कि भाई LCR सीरीज सर्किट का टोटल करंट कितना हमको मिलती है। हमने क्या किया था, पहले इंडिविजुअली एक एक इसके एलिमेंट लगाए और उसका नेचर हमने देखा। देन आफ्टर हमने तीन एलिमेंट लगा दिया और उसकी करंट की मेथड हमने फाइंड आउट की बाय द फेजर मेथड एंड बाय द एनालिटिकल मेथड। ओके, तो फेजर मेथड वाली जो मेथड थी वो एक इजीली मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते थे। इसमें आपको उसका एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता था और इसमें आपको एक दो कंडीशन फाइंड आउट करनी थी कि भाई अगर आपकी जो XL की वैल्यू XC से मैक्सिमम है, XL की वैल्यू XC से मैक्सिमम है, तो पूरे की पूरी जो सर्किट है ओके कौन से जैसा बिहेव करने लगेगा, वो पूरे की पूरी सर्किट एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में क्या होती थी वो हमको मालूम है कि भाई हमारी करंट लैग हो जाती थी, हमारी करंट पीछे रह जाती थी। देन आफ्टर अगर आपकी सर्किट में XC एलिमेंट अगर मैक्सिमम है विद कंपैरिजन टू XL, XC इज ग्रेटर देन XL, तो क्या होगा कि भाई पूरी की पूरी सर्किट को हम क्या मान लेंगे, कैपेसिटी रिएक्टेंस। तो कैपेसिटी रिएक्टेंस की फिनोमिना हमको मालूम है कि भाई इसमें करंट होती है लीड होती है, मींस के हमारी करंट आगे होती है और पोटेंशियल क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है। तो ऐसा पूरे की पूरी सर्किट का नेचर होता है। देन आफ्टर उसका कॉम्बिनेशन के बारे में हमने देखा था कि पहले हमने RL सर्किट लिखा, देन आफ्टर RC सर्किट लिखा, देन आफ्टर हमने LC सर्किट का भी कॉम्बिनेशन हमने देखा था। देन आफ्टर नेक्स्ट हमने देखा था एनालिटिकल सॉल्यूशन, और एनालिटिकल सॉल्यूशन में हमने बिना फेजर डायग्राम से ही हमको उसका डेरिवेशन हमको करना है, और लास्ट में हमको करंट की फॉर्मूला मिल रही थी IM = VM/Z। व्हाट इज द Z? Z इज द इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का इक्वेशन भी हमको मिला कि भाई Z = √R² + ωL - 1/ωc²। ओके, देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना था मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन अवेलेबल थी I = VM/Z, तो हमको जो डिनोमीटर है Z है, तो Z को हमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर उसकी वैल्यू आप मिनिमम करेंगे तब भी हमको करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी ना। ओके भाई, उसकी वैल्यू मिनिमाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसके पास एलिमेंट कितना है, जितना भी एलिमेंट है उसमें से हम एलिमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी दो या हमारे पास मिसके 3 यहाँ पे एलिमेंट अवेलेबल है। एक तो उसका Z हम क्या लिखते हैं, Z = √R² + XL - XC² हम लिखते हैं। तो इसमें जो दोनों रिएक्टेंस है XL एंड XC, इन दोनों की वैल्यू हम सेम करना चाहते हैं, तो अगर उसका डिफरेंस हमको कितना मिलेगा, अगर उसकी वैल्यू हम सेम कर देंगे तो इन दोनों की बीच का डिफरेंस हमको कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अगर उसका जो डिफरेंस हमको 0 मिल गया और उसकी वैल्यू हम ए वाली इक्वेशन में हम डाल दें, इंपीडेंस वाली इक्वेशन में हम डाल दें, तो हमारा इंपीडेंस कितना मिल जाता है, ओनली फॉर रेजिस्टेंस जितना ही मिल जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया भाई, बाय दी अल्टरनेटिव कोई भी आप मेथड से आप क्या करना चाहते हो, इंपीडेंस की वैल्यू आप मिनिमाइज करना चाहते हो। अगर इंपीडेंस इज अ मिनिमाइज सो दैट करंट इज अ मैक्सिमम। ओके, तो ऐसे तरीके से हमने करंट की वैल्यू हमने मैक्सिमम कर दी, और इसमें से हमको जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, दिस फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, देन आपने हमने दूसरा देखा था भाई रेजोनेंस सर्किट। तो रेजोनेंस सर्किट में भी हमको क्या करना था, करंट की वैल्यू को मैक्सिमम करनी थी। तो करंट की वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए XL = XC करने के लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमको जनरेट हुआ ω0 = 1/√LC। वो फ्रीक्वेंसी जो आप सप्लाई कर रहे हो, आप जो सप्लाई कर रहे हो AC वोल्टेज में, ठीक है, AC वोल्टेज के पास भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और LC के कारण आपके पास जो डिवाइस है वो डिवाइस में एयर वोल्टेज लगाया हुआ है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। दिस फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज अप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, अप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तब रेजोनेंस क्रिएट होगा, तब आपकी सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तब एक साउंड आपको सुनाई देगी। दिस साउंड इज नॉन एज अ रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, ओके, तो रेजोनेंस सर्किट के बारे में हमने अगले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि भाई नेचुरल वो वाली टॉपिक में क्या स्टडी किया हुआ था कि भाई हमारे जो टीवी चैनल में जो केबल आती है, वो केबल में बहुत सारे चैनल का EMF लगाया हुआ है, बहुत सारे चैनल का EMF लगाया हुआ है। सपोज के 100 चैनल का EMF लगाया हुआ है।
तेना पर हमको क्या करना है कि भाई हम क्या करते हैं कि टीवी ऑन करते हैं, तेना पर हम स्टार प्लस लगा देते हैं एक रिमोट कंट्रोल से। तो हम क्या करते हैं कि भाई स्टार प्लस की वाली जो ईएमएफ है वो ईएमएफ हमारी केबल में आ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज के ओमेगा 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा 2 है। तो हम क्या कर लेते हैं कि भाई हमारे टीवी की इनसाइड एक एलसीआर सीरीज सर्किट होती है, और इसमें जो कैपेसिटर होता है ना, वो कैपेसिटर भी 100 टाइप का डिफरेंट होता है। तो हमको क्या करना है कि रिमोट कंट्रोल से हमने एक चैनल चेंज करने वाला जो बटन हम प्रेस करेंगे और स्टार प्लस वाली चैनल करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, एक कैपेसिटर को हम चेंज कर रहे हैं। तो कैपेसिटर की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वो कितनी बन जाएगी, जितनी ओमेगा 2 की फ्रीक्वेंसी है इतनी वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इतनी फ्रीक्वेंसी मिलने से क्या होगा कि भाई करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उसका ग्राफ हमको एक शार्पनेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी का आवाज़ हमको सुनाई देगा। तेना पर हमको करना है स्टार कॉल, तो स्टार कॉल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 3। तो हमने वापिस एक चैनल चेंज करने वाला बटन हमने प्रेस किया, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, कैपेसिटर की वैल्यू वापिस चेंज हुई, और इसमें से जो ओमेगा हमको फाइंड आउट होगी वो ओमेगा हमारी ओमेगा 3 जितनी फाइंड आउट हुई, ठीक है। तो वहाँ पे भी रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा और उसका आवाज़ हमको एक सुनाई देगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें से हम 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो सर्किट का नाम भी हमने क्या दे दिया था, एक सिलेक्टेड सर्किट। और ये सर्किट मीन्स के हमारी जो टीवी होती है वो टीवी आपकी जो स्टार गोल है उसके साथ वो ट्यूनिंग कर लेती है। तेना पर वो स्टार प्लस के साथ ट्यूनिंग कर लेती है, तेना पर वो म्यूजिक चैनल से वो ट्यूनिंग कर लेती है। तो ट्यूनिंग करती है, इसलिए उसका नाम हमने क्या रख दिया है कि ट्यूनिंग सर्किट हमने नाम रख दिया, ठीक है। ओके, तो वैसे हमने एक रेजोनेंस सर्किट में हमने स्टडी किया हुआ था। देन आफ्टर आज हमको देखना है कि भाई क्वालिटी सर्किट, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होती है कि भाई ऐसा हमने रेजोनेंस का ग्राफ तो हमने स्टडी किया, बट देन आफ्टर हमने ऐसा भी देखा कि भाई हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा नॉट होती है, उसकी आवाज़ हमको सुनाई देगी, उसका आवाज़ जो आएगा वो भी सबसे ज़्यादा आएगा। देन आफ्टर एग्जैक्ट उसकी जो इसके जो नज़दीक वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाली फ्रीक्वेंसी का भी हमको एक करंट मिलेगा, बट वो करंट IM/√2 से ज़्यादा है, तो उसका भी आवाज़ हमको सुनाई देगा। उसकी पावर दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई उसकी पावर भी इसके पीक पावर की हाफ वैल्यू करता भी ज़्यादा है, पीक पावर की हाफ वैल्यू से भी ज़्यादा है, तो उसकी आवाज़ भी हमको सुनाई देगी। उसका क्या मैकेनिज्म है, हमने ऐसा स्टडी किया था रेजोनेंस सर्किट में कि भाई हमको कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का आवाज़ सुनाई देगा, क्योंकि हमने तो पूरे का पूरा 100 EMF वाली फ्रीक्वेंसी को हमने लगा दिया है, 100 फ्रीक्वेंसी हमने सप्लाई कर दी है, तो हमको ओनली पर इसमें से एक ही फ्रीक्वेंसी को हमको चूज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाकी की फ्रीक्वेंसी का आवाज़ ना आए, तो बाकी की फ्रीक्वेंसी का आवाज़ ना आए तो इसके लिए इन दोनों की बीच का गैपिंग भी हमको मैक्सिमम रखना पड़ेगा। अगर गैपिंग मैक्सिमम नहीं रखा तो क्या होगा, अगर गैपिंग मैक्सिमम नहीं रखा और उसकी बीच का डिफरेंस आपने थोड़ा कम रखा, तो जो फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है वो फ्रीक्वेंसी की जो करंट हमको मिलेगी वो करंट की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा होगी, और 0.7 से उसकी करंट की वैल्यू जो ज़्यादा होती है तो उसकी पावर की वैल्यू भी पीक नॉट पावर का हाफ से ज़्यादा होगी। अगर पीक नॉट पावर का हाफ से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो वो इसमें क्या होगा कि भाई अपने स्टार प्लस लगा दिया तो इस बार हमको आवाज़ आने लगी कि भाई अरिजीत सिंह सॉन्ग गा रहा है, ऐसा आवाज़ आएगी, क्योंकि वो म्यूजिक चैनल पे सॉन्ग गा रहा था ना, पर दोनों फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कंबाइन हो गई है, क्या लाया, बट हमारी स्टार प्लस टीवी चैनल का आवाज़ ज़्यादा आएगा क्योंकि हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ना हुए इसके लिए हमको क्या करना नहीं, एक क्वालिटी फैक्टर वाली सर्किट आपको देखनी है कि भाई उसकी क्वालिटी हमको लार्ज करनी है। तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी इसके जो फ्रिक्वेंसी है इसकी भी इसका हमको डिफरेंस कितना रखना पड़ेगा, क्या लाया, ओके। और हमारे पास जो डिवाइस अवेलेबल है, रेडियो अवेलेबल है, एक टीवी सेंसर अवेलेबल है, इसमें जो फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट होती है वो फ्रिक्वेंसी हमको कितनी रखनी है, ठीक है। वो सभी सारे फिनोमिना पे वो डिपेंडेंट है, वो फिनोमिना हमको यहाँ पे स्टडी करना है। देन यहाँ पर मैथमेटिकली एनालिसिस करके भी हमको पावर फैक्टर क्वालिटी फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं क्वालिटी फैक्टर क्यू। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ ट्यूनिंग, क्यू फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने आगे के रेजोनेंस का हमने ग्राफ स्टडी किया हुआ था, वो ग्राफ कैसा मिल रहा था, देखिए आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था, यहाँ पे थी फ्रीक्वेंसी और हमने उसका ग्राफ हमने स्टडी किया हुआ था, ओके। उसका ग्राफ हमको ऐसे मिल रहा था
और यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू थी। वो ओमेगा नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, वो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू थी इसके कारण हमको यहाँ पे मैक्सिमम करंट हमको मिल रही है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट, इट इज़ नॉन एज ए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमको एक मैक्सिमम करंट यहाँ पे आई नॉट हमको मिल सकती है। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट है तो उसकी नज़दीक में के दूसरी भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है यहाँ पे, तो उसके करंट भी हमको देखिए एग्जैक्ट में ड्रॉ करता हूँ आई नॉट, और उसके कारण यहाँ पे हमको दूसरी करंट मिल रही है, ठीक है, और उसकी भी आवाज़ हमको आती है। देन आफ्टर ए वाली फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे लेता हूँ और उसकी करंट हमको मिल रही है इतनी, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। देन आफ्टर मैं यहाँ पे दूसरी में फ्रीक्वेंसी कंसिडर करता हूँ और उसकी भी करंट इतनी मिल रही है, तो उसकी भी आपको यहाँ पे आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ए हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो उसका करंट भी मैक्सिमम मिल रही है। देन आफ्टर दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो उसका भी यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड मिल रहा है, उसके कारण भी करंट का एम्पलीट्यूड मिल रहा है, और उसके कारण भी करंट का एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो ये जो ओमेगा नॉट की जो फ्रीक्वेंसी होगी तो इसमें से जो करंट हमको मिला वो करंट सबसे ज़्यादा मिला, तो उसका आवाज़ सबसे ज़्यादा आएगा। देन पर उसका आवाज़ उससे कम आएगा, उसका आवाज़ उससे भी कम आएगा, बट आवाज़ तो आएगा। वो आवाज़ हम क्या चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि भाई हमारी चैनल पे ओनली फॉर एक ही आवाज़ आना चाहिए, ये सभी का आवाज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ये सभी क्या कर रही है, हमको डिस्टर्ब कर रही है। हमको सुनना है ओनली फॉर ओमेगा नॉट को, तो हमको उसका भी आवाज़ आएगा, उसका भी आवाज़ आएगा और इसका भी आवाज़ आएगा, ठीक है। तो हमको सुनना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हमको आवाज़ आना चाहिए ओनली फॉर ओमेगा नॉट का ही, हमको आवाज़ आना चाहिए ओनली फॉर अरिजीत सिंह का ही। तो यहाँ पे तो दूसरी चैनल का भी आवाज़ आ रहा है, ये तीसरी चैनल का भी आवाज़ आ रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये आवाज़ कितने तक आएगा, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी तक आएगा, उसका भी फिनोमिना हमारे पास अवेलेबल है कि भाई जब करंट यहाँ पे आपकी करंट आई नॉट थी तब पावर भी कितना होगा, पावर भी मैक्सिमम होगी, P इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, जितनी होगी पावर भी मैक्सिमम होगी P नॉट। तो ये आवाज़ हमको तब तक आएगी कि भाई जब तक उसका पावर ए पीक पावर से हाफ पावर तक हो और उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ पावर से कम फाइंड आउट हो सकती है, तब उसकी आवाज़ नहीं आएगी। ख्याल है आपको। ये वाली रीजन में कौन कौन सी आ सकती है कि भाई जिसका पावर P0/2 से ज़्यादा हो, उसका भी पावर P0/2 से ज़्यादा होगा, उसका भी पावर P0/2 से ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है। तो हमको पावर कितना करना है, हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए हमने क्या यहाँ पे किया कि भाई P0/√2 का स्क्वायर इंटू हमने R कर दिया। तो हमारी करंट यहाँ पे हमने एक ए वाली फ्रीक्वेंसी ली और ए वाली फ्रीक्वेंसी पे हमको करंट मिली I0/√2। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे पावर आपकी हाफ फाइंड आउट हो रही है। तो उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे लूँगा और उसकी करंट यहाँ पे मिलेगी तो उसका पावर P0/2 से कम मिला तो उसकी आवाज़ हमको नहीं सुनाई देगी, ठीक है। बट उसकी भी आवाज़ आएगी, इसकी भी आवाज़ आएगी, उसकी भी आएगी, उसकी भी आएगी, और सबसे अच्छी इसकी आएगी। ख्याल आया। तो एक क्या ट्यूनिंग दे रहा है हमको, एक कौन सा ट्यूनिंग दे रहा है, बेड ट्यूनिंग दे रहा है, क्योंकि हमको ओनली फॉर एक ही आवाज़ सुननी है, बट ये सभी सारे चैनल की आवाज़ हमको यहाँ पे सुनाई देती है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई देखिए देना पर मैं क्या करता हूँ, ओमेगा नॉट से फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा करता हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने इतनी कर ली, तो उसकी भी आवाज़ आएगी, उसकी भी आवाज़ आएगी, इसकी भी आवाज़ आएगी और उसकी भी आवाज़ आएगी। तो कब तक उसकी आवाज़ आएगी कि भाई यहाँ से मैं एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इन लाइन से जो भी ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो सभी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आएगी, ए वाली फ्रीक्वेंसी की आवाज़ नहीं आएगी, ए वाली की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये हमको जो ट्यूनिंग मिल रही है, दिस ट्यूनिंग इज़ अ बेड ट्यूनिंग। बट हमको क्या चाहिए, हमको अच्छी वाली ट्यूनिंग चाहिए, हमको ऐसी ट्यूनिंग चाहिए कि भाई हमको ओमेगा नॉट की ही फ्रीक्वेंसी का आवाज़ आए। तो हमने एक सिंपल सा हमने रूल्स क्या लगा दिया कि भाई ये जो ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी है तो उसकी बाद के वाली और उसकी पहले वाली फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैपिंग है वो गैपिंग हमको ज़्यादा रखना है। जैसे कि ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो है 100 का, तो आप मान लीजिए कि भाई उसकी वैल्यू है वो है 200, तो 200 के बाद वाली का हमको गैपिंग रखना है 400, देन आफ्टर का 600, मीन्स के हमने गैपिंग कितना रख दिया, 200 का गैपिंग रख दिया। तो इतना गैपिंग रखने से क्या होगा, देखिए कि भाई उसकी बाद वाला हमको यहाँ पे नहीं रखना है, डायरेक्ट यही रखना है, देन आफ्टर ये नहीं रखना है, ओनली फॉर यही रखना है। जो नहीं रखना है ना उसका मैं कैंसिल कर देता हूँ रेड से, ठीक है। ये आपने नहीं रखा, ये आपने ओनली फॉर आपने क्या रखा, ए वाला रखा और ए वाला रखा, ठीक है। तो उसके कारण हमको यहाँ पे मिलेगा इतना, देना पर हमने ए भी नहीं रखा और ए हमने रखा तो इसके कारण हमको मिला इतना, देना पर ए वाले पे हमने नहीं रखा,
तो उसके कारण बट हमने ए रखा तो इसके कारण हमको मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमने ए भी नहीं रखा। तो देखिए कि भाई पहले से हमारी जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, डिस्टर्बेंस हमको थोड़ा कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि हमारी जो चैनल का जो टेंशन आ रहा है ना, तो वो दूसरी चैनल का टेंशन से हमारी दूसरी चैनल का टेंशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी का गैपिंग हमने ज़्यादा कर दिया है। जैसे कि आप रेडियो सुनते हो, रेडियो, तो रेडियो की जो चैनल होती है उसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी होती है और उससे कारण भी आपने उसका नाम रखा हुआ है 9.3 मिस के 94.3 FM, देन पर 101.1 समथिंग आती है, ठीक है। देन पर 98.8 भी आती है। तो वो सभी जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो उसकी पीछे एक मेगा हर्ट्ज यूनिट होती है। कितना? देखिए 94.3 आप FM सुन रहे हो ना, तो उसमें यहाँ पे मेगा हर्ट्ज लगाया हुआ है। यहाँ पर 98.1 समथिंग है मेगा हर्ट्ज, यहाँ पर 101.1 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। ये मेगा का क्या मीनिंग होता है? 10⁻⁶। तो आपने गैपिंग कितना रखा? 10⁻⁶ जितना गैपिंग रखा, मीन्स कि आपने गैपिंग बहुत ज़्यादा रख दिया। कितना गैपिंग रख दिया कि भाई ये हमारा रेडियो का सिग्नल है 94.3, यहाँ पर 98.1 आएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ए वाली लाइन पे ओनली फॉर एक ही फ्रिक्वेंसी है। तो आपकी जो रेडियो की जो चैनल है आपने सिलेक्टेड की हुई है वो चैनल की आवाज़ आपको एक सुनाई देगी और दूसरी चैनल की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। तो उसका ट्यूनिंग क्या हो गया? गुड ट्यूनिंग हो गया, ठीक है, ओके। और दूसरा आप क्या कर सकते हो? दूसरा मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई एक रेडियो की एक सर्किट मैंने ड्रॉ की हुई है। एक हमारे पास रेडियो डिवाइस था, उसकी LC ऑक्सीलेशन से हमको जो सर्किटें मिल रही है तो वो मैंने ड्रॉ की। बट मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी सर्किट में लाता हूँ और दूसरी सर्किट मैंने लाया और अच्छे वाली मैंने सर्किट ली, ठीक है। तो अच्छे वाली सर्किट में क्या डिफरेंस होगा कि भाई इसमें ऐसा हमको ग्राफ मिला, हमने रेजोनेंस का ग्राफ फाइंड आउट किया, उसका ग्राफ हमको ऐसा मिला, ठीक है। यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आई I0, देन पर I0/√2 उसकी वैल्यू में यहाँ पे मिली I0/√2, ओके। तो ए वाली वैल्यू देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका हमको इसकी फ्रिक्वेंसी का हमको आवाज़ सुनाई देगा। पहले क्या था? पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का था, ठीक है। तो ये जो आपका जो लाइन थी वो लाइन क्या हो गई? डिक्रीज हुई ना, पहले इतनी थी, देन आफ्टर इतनी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ हम बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। और दूसरे वाली के लिए हमको कहाँ से कहाँ तक का मिला? यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो देखिए यहाँ से ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया ना। तो डिक्रीज कर दिया तो उसकी जो क्वालिटी होगी ये मैं नाम देता था वो फर्स्ट और इसका मैं नाम देता था वो सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड वाले की जो ट्यूनिंग आएगी वो पहले वाली से ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। देन आफ्टर मैं वापस में सर्किट चेंज करता हूँ और वापस में एक तीसरा एक डिवाइस लाता हूँ, उसका मैंने उसका मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, उसका ग्राफ हमको फाइंड आउट हुआ ऐसे, ठीक है। देखिए ए वाली ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी भी अभी भी ऐसी है और यहाँ पे हमको मिलेगा मैक्सिमम करंट I0 और उसकी मीन्स के I0/√2 हमको मिलती है यहाँ पे मैंने लिख दिया I0/√2। तो उसकी बैंडविड्थ कितनी मिली? इतनी मिली। उसकी बैंडविड्थ हमको इतनी मिलती है, ठीक है। तो देखिए ये जो बैंडविड्थ है तो बैंडविड्थ क्या हो जाती है? डिक्रीज, और शार्पनेस ऑफ कर्व क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो उसका यहाँ पे हमारे पास 3 सर्किट अवेलेबल है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो तीन सर्किट में कौन सी शार्पनेस मैक्सिमम आएगी? ये थर्ड वाले की शार्पनेस मैक्सिमम आएगी, थर्ड वाले की शार्पनेस मैक्सिमम आएगी। ये सामने सर्किट क्यों लगाया है? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली हमने सर्किट क्यों लगाया? कि भाई पहले हमने फर्स्ट वाली सर्किट में हमने क्या देखा कि भाई फर्स्ट वाली सर्किट में उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा थी, तो हमने क्या कर दिया, हमारी जो पावर टेंशन होती है, पावर टेंशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका गैपिंग हमने मैक्सिमम कर दिया मेगाहर्ट्ज में। बट इतना गैपिंग करने से भी क्या होगा कि भाई ए वाली फ्रीक्वेंसी तो हम बना लेते हैं, बट हमारे पास नेचर में ऐसी भी फ्रीक्वेंसी है कि बनाया नहीं है तो भी वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अटैच हो जाएगी, ठीक है। वो एक नेचुरली फ्रीक्वेंसी होती है, वो हम नहीं बनाते तभी वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाती है और उसका आवाज़ हमको सुनाई देता है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया कि भाई इसके लिए ये जो फ्रीक्वेंसी का गैपिंग है, वो फ्रीक्वेंसी का जो गैपिंग है वो भी हमको कम रखना है और हमको बेस्ट आवाज़ सुनाई दे। ये वाली सर्किट हमारे पास थर्ड सर्किट अवेलेबल है। तो इसमें हमने क्या किया कि भाई उसकी जो पीक वैल्यू थी वो पीक वैल्यू हमने लार्ज कर दिया। कैसे लार्ज कर दिया कि भाई ऐसा हमने डिवाइस लगाया, ऐसी हमने कैपेसिटर को सुना कि भाई उसकी करंट यहाँ तक का आ सके, क्या आया। तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ भी कम हो सके और बैंडविड्थ कम होने से क्वालिटी फैक्टर हमको
गुड मिलती है, ठीक है। ओके, तो ये हमने एक फिजिकल फिनोमिना तरीके से हमने देखा। देन पर हमको मैथमेटिकली उसका क्वालिटी फैक्टर हमको निकालना है। ओके, देन पर हम निकालते हैं क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। एक क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस सर्किट में से हमको मिलती है, वो रेजोनेंस सर्किट एलसीआर सीरीज पे ही हमको मिलती है। तो यहाँ पे मैं एक एलसीआर सीरीज सर्किट का मैं सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और उसके साथ हमने एसी सोर्स लगा दिया। दिस इज द कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मैंने एसी सोर्स V = VM sin ओमेगा t लगाया हुआ है, ठीक है। ओके, कि भाई देखिए कि भाई कैपेसिटर है, इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है, या और हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल सप्लाई किया है। तो ये पोटेंशियल सप्लाई किया है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का भी एक पोटेंशियल सप्लाई पोटेंशियल हमको मिलेगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज VC, और इन दोनों टर्मिनल के बीच पे भी हमको EMF जनरेट होगी, और उसको हम बोलते हैं VL। इन दोनों टर्मिनल की पोटेंशियल भी हमको चेंज होगी। दिस इज अ VR। ओके, तो ये वाली सर्किट में हमने एक VL मीन्स के पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर का इक्वेशन हमको मिलता है IXL, देन आफ्टर VC = IXC, और उसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करें तो उसका फेजर डायग्राम हमको मालूम है कि भाई कैसा आता है, कि भाई ये तीनों में करंट की वैल्यू तो सेम होती है। तो मैं करंट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और रेजिस्टेंस की पोटेंशियल भी करंट की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे VR ड्रॉ कर देता हूँ। देन आपके VL में क्या होती है कि भाई इंडक्टर का पोटेंशियल लीड होती है VL, और कैपेसिटर का पोटेंशियल लैग होती है VC। मैंने यहाँ पे क्या किया, VL और VC का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस मैंने जीरो बना दिया। कैसे मैंने जीरो बना दिया, देखिए कि भाई VL का जो मैग्नीट्यूड था इतना ही मैंने VC का मैग्नीट्यूड लिया, और ये दोनों अपोजिट वेक्टर है। तो VL - VC = क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो VL - VC = जीरो हो जाएगा, और हमने यहाँ पे सप्लाई किया है V = VM sin ओमेगा t। तो जो सप्लाई किया हुआ है वो ओनली फॉर किस में से पास आउट होगा, रेजिस्टेंस में से पास आउट होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो हमने क्या बना दिया, जीरो बना दिया, ठीक है। तो एट दी रेजोनेंस पोटेंशियल कितनी होती है, एट दी रेजोनेंस सर्किट पे पोटेंशियल एट दी रेजोनेंस पोटेंशियल V = ओनली फॉर VR की होती है, क्योंकि इन दोनों तो क्या हो गया, जीरो हो गया। इन दोनों का डिफरेंस हमने क्या ले लिया है, जीरो ले लिया है। ख्याल है आपको, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने जीरो ले लिया, तब भी रेजोनेंस क्रिएट होगा ना। ये तो हमने सिंपल सा आगे भी देखा हुआ था कि भाई हमारी इम्पीडेंस की जो टर्म मिल रही थी √R² + XL - XC², इसमें हमने XL = XC ले लिया था। तो क्या हुआ था, तो भाई उसकी टर्म जीरो हो गई थी, और हमको ओनली फॉर अपोजिशन फैक्टर मिल रही थी, ओनली फॉर R ही मिल रही थी, ठीक है। ओके, देन पर एक क्वालिटी फैक्टर हमको कैसे मिलेगा, देखिए कि भाई हमने ये पोटेंशियल तो सप्लाई दे दिया। देन पर हम क्या करते हैं कि भाई ये वाली जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में से इन दोनों टर्मिनल से मैंने आगे के सर्किट को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने स्पीकर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्पीकर लगा दिया ऐसा, ठीक है। खासो कम स्पीकर यहाँ से भी हम लगा सकते हैं। ओके, तो क्या होगा कि भाई हमने इतना पोटेंशियल दिया, और ए वाली पोटेंशियल की वैल्यू हमने स्मॉल से ए जो वाली पोटेंशियल की वैल्यू है हमने एक स्मॉल पोटेंशियल दिया, और यहाँ पे हमको पोटेंशियल मिल रही है लार्ज। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई उसकी क्वालिटी बेस्ट है, उसकी ट्यूनिंग एक बेस्ट है। बेस्ट हम कैसे मानते हैं कि भाई अपलाइन जो सिग्नल होती है वो होती है मिनिमम, बट हमको जो आउटपुट सिग्नल मिलती है वो मिलती है मैक्सिमम। हम इन दोनों टर्मिनल से भी लगा सकते हैं, और VL से टर्मिनल से भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, और VR टर्मिनल क्या करती है, VR टर्मिनल क्या करेगी, ये जो उसकी जो पोटेंशियल होती है वही पोटेंशियल हमारी V की पोटेंशियल होती है जो हमने यहाँ पे सप्लाई की हुई है, ठीक है। ये आपको स्विच करनी है कि भाई आपको कौन सी मिसके सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो उसको हम सिलेक्टेड सर्किट भी बोल सकते हैं। हमने ω0 की वैल्यू को हमने सिलेक्टेड की, तो ए वाली फ्रीक्वेंसी V = VR जितनी हो जाती है। बट इन दोनों टर्मिनल के बीच में हमने एक स्पीकर लगा दिया, तो स्पीकर लगाने से कि भाई उसमें जो पोटेंशियल आएगी वो मैक्सिमम आएगी, बट हम सप्लाई कर रहे हैं मिनिमम। तो उसको तो हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर का मीनिंग क्या हुआ कि भाई आउटपुट पोटेंशियल हमको मैक्सिमम मिलना चाहिए, ये आउटपुट हमको मैक्सिमम मिलना चाहिए, हम इनपुट तो दे रहे हैं मिनिमम। ख्याल है, ओके। तो क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर Q = हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट। हम एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो वैसे हमको यहाँ पे Q फैक्टर फाइंड आउट करना है कि भाई Q फैक्टर में आउटपुट वोल्टेज कौन सा हो सकता है, VC का भी हो सकता है या VL का भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। और इनपुट वोल्टेज आप किसका दे रहे हो, VR का दे रहे हो, ठीक है। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस L का दो मीन्स के L या आप C ले सकते हो, दोनों में से कोई भी आप वोल्टेज आप ले सकते हो। देन आफ्टर वोल्टेज अक्रॉस
आर, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस आर। ओके, तो जो एल मैंने ले लिया भाई एल का, तो यहाँ पे आई एक्सएल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ओमेगा एल भी लिख सकता हूँ और आई अपॉन ओमेगा सी भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एल का मैंने ले लिया, तो उसके कारण मैं पोटेंशियल में यहाँ पे वी एल अपॉन वी आर, सो दैट आई ओमेगा एल अपॉन आई आर आ जाएगा। तो आई आई से कैंसल, तो ओनली फॉर यहाँ पे ओमेगा एल अपॉन आर। तो ये ओमेगा हमको कितना लेना है, ये ओमेगा आपको कितना लेना है कि भाई इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो रेजोनेंस सर्किट प्रोड्यूस होगी। तो रेजोनेंस सर्किट प्रोड्यूस होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, सो दैट ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी और ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन एल सी, सो दैट ओमेगा इज इक्वल टू रूट एल सी, ठीक है। तो ओमेगा के बदले आप क्या लिख सकते हो, रूट एल सी आप लिख सकते हो, सो दैट यहाँ पे एल अपॉन आर और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रूट एल सी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एल में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन मिलेगी 1 अपॉन आर रूट एल एन सी, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। आप ये इक्वेशन डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू आपको सोल्व करना है तो आपको ये डायरेक्ट इक्वेशन याद होना चाहिए कि भाई क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी, ये आपका मिला क्वालिटी फैक्टर क्यू। कैसे मैंने फाइंड आउट किया कि भाई इनपुट पोटेंशियल के कंपेरिजन में आउटपुट पोटेंशियल हमको मैक्सिमम मिले, ये वाली सर्किट को हम बोलेंगे ट्यूनिंग सर्किट या तो क्वालिटी सर्किट। तो यहाँ पर हमने क्वालिटी फैक्टर दूसरे तरीके से बनाया, कैसे, देखिए मैं यहाँ पे एक वापस ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ओके, ये जो वाली फ्रीक्वेंसी है वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे उसकी पीक वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। ऐसा हमको ग्राफ मिला, तो यहाँ पे उसका जो पावर मिलेगा वो हमको पावर पी नॉट जितना मिलेगा। हमको कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी का आवाज़ सुनाई देगा कि जब तक उसका पावर पी नॉट बाई 2 हो तो मीन्स के उसकी फ्रीक्वेंसी का हमको आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हो गया उसका पी नॉट बाई 2, मीन्स के यहाँ पे पावर हो गया उसका हाफ। तो ए वाली फ्रीक्वेंसी से लेके ए वाली फ्रीक्वेंसी तक ये सभी फ्रीक्वेंसी का हमको यहाँ पे आवाज़ आएगा, ठीक है। ओके, मैं उसका मैं नाम देता हूँ तो ओमेगा 1, उसका मैं नाम देता हूँ ओमेगा 2, इसकी बीच का जो गैपिंग है उसका मैं लिखता हूँ डेल्टा ओमेगा, उन दोनों के बीच का गैपिंग है उसका मैं लिखता हूँ डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमको फ्रीक्वेंसी मिली उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी फाइंड आउट हुई, 2 डेल्टा ओमेगा इज नॉन एज बैंडविड्थ, ठीक है। यही हमारी बैंडविड्थ है। तो हमको क्या करना है कि भाई ये ओमेगा नॉट की वैल्यू को ज़्यादा रखनी है और ये बैंडविड्थ की वैल्यू को कम रखनी है। जितनी हम बैंडविड्थ हम कम रखेंगे, देखिए मैं यहाँ पे मैं दूसरा मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ से ऐसा, अब देखिए उसकी बैंडविड्थ इतनी है, तो ये बैंडविड्थ इतनी है तो उसकी शार्पनेस कितनी मिल गई, मैक्सिमम मिल गई, ठीक है। अब जितनी बैंडविड्थ आप कम रखेंगे तो उसकी शार्पनेस आपको मैक्सिमम मिल जाएगी और ओमेगा नॉट की भी वैल्यू आपको मैक्सिमम आएगी। तो उसमें हम क्वालिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज अ मैक्सिमम और बैंडविड्थ इज अ मिनिमम, तो उसका हमको रेशियो निकालना है क्वालिटी का, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और डिवाइड में आप क्या लिख सकते हो, बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आप लिख सकते हो, ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी है डेल्टा 2 डेल्टा ओमेगा। आप जितनी 2 डेल्टा ओमेगा कम रखेंगे उसकी आप क्वालिटी आप बेस्ट लाएंगे और जितनी ओमेगा नॉट की वजह आप मैक्सिमम रखेंगे उसकी क्वालिटी आप मैक्सिमम ला सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या नज़र आया कि भाई शार्पनेस इंक्रीज होने से क्वालिटी बेस्ट होती है। तो शार्पनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी करंट कर्व इज अ क्वालिटी ऑफ सर्किट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शार्पनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी करंट को इज क्वालिटी ऑफ सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यू फैक्टर का। अभी हमको जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है ना, तो आपने एनसीईआरटी में ऐसे आपने नहीं डिराइव किया हुआ है, बट मैंने आपको क्वालिटी फैक्टर का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग आपको कैसे समझ में आए इसलिए मैंने आपको ये पूरे का पूरा आपको बताया। ख्याल आया कि भाई आपके पास एलसीआर सीरीज सर्किट होती है, इसमें से आप इनपुट पोटेंशियल दे रहे हो इतनी, बट आपको आउटपुट पोटेंशियल मिल रही है मैक्सिमम, तो आपकी क्वालिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे मेथड करवाता हूँ जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ओके, अभी आपको देखना है कि भाई शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, आपकी एनसीईआरटी बुक में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वाली थियरी में आपको क्वालिटी फैक्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। पर मैंने आपको एक अलग तरीके से समझाया। क्यों अलग तरीके से समझाया? कि भाई आपको माइंड में समझ में आया कि भाई एक्चुअली क्वालिटी फैक्टर होती है क्या रहा है। बट इसमें तो ओनली फॉर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ही आपको मीन्स के एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। ओके, तो देखिए भाई शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, पहले तो रेजोनेंस कैसे क्रिएट होती है। तो हमने देखा कि भाई एलसीआर सीरीज सर्किट में हमको पोटेंशियल मिलती थी, वो पोटेंशियल हमको पोटेंशियल से हमको एक करंट मिलती थी, वो करंट हमको मिलती थी आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन जेड, और जेड इज इक्वल्स टू क्या होती है, इम्पीडेंस। सो दैट वी एम अपॉन इम्पीडेंस का इक्वेशन हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। ओके, बट हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट बनानी है। तो मैक्सिमम करंट बनाने के लिए इन दोनों की बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमको लेना पड़ेगा 0। जैसे कि मैंने आगे वी एल और वी सी का डिफरेंस मैंने लिया था 0, तो ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का डिफरेंस लेना पड़ेगा 0। अब 0 ले लेंगे, देन आफ्टर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट। मीन्स के ओमेगा वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं। वाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं, बिकॉज दिस फ्रीक्वेंसी इज गेट is a maximum current is a IM। ओके, सो दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन हमको फाइंड आउट हुआ रूट LC, ठीक है। ए ओमेगा को आप इस साइड ले जाइए, देन आप इस साइड ले जाइए, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC फाइंड होगी। तो अब आपकी जो IM की जो करंट है वो IM करंट हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है। IM इज मैक्सिमम, तो IM मैक्सिमम होके कितना हो जाएगी, VM अपॉन ओनली फॉर, इसमें से रूट आर स्क्वायर बचेगी, और रूट आर स्क्वायर का हम रूट निकाल देंगे तो ओनली फॉर R बचेगी। ये हो गई उसकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ठीक है। ओके, तो एक करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा कंसिडर करें तो उसकी करंट IM मैक्सिमम से कम होगी। तो उसका मैं यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये ग्राफ तो अभी आपको माइंड में आ ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। ओके, तो उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया और ये ग्राफ हमको ऐसा मिला। तो ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, दिस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा नॉट, इट इज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी मैक्सिमम आई नॉट। ओके, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है तो पावर की वैल्यू भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। और कब तक हमको आवाज़ सुनाई देगी, जब वो करंट 0.7 में कन्वर्ट ना हो सके तब तक। तो यहाँ पे 0.7 में कन्वर्ट हुआ, दिस इज आई नॉट अपॉन रूट 2, यहाँ पे पावर आपकी हो गई हाफ। ओके, तो हाफ पावर तक यहाँ पे आपको मिलेगी ओमेगा 1 की वैल्यू, और यहाँ पे आपको मिलेगी ओमेगा 2 की वैल्यू, ठीक है। दिस इज ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है डेल्टा ओमेगा और डेल्टा ओमेगा। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस में क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ओके, यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ। तो आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा 1 इज अ लार्ज इज कंपेरिजन टू ओमेगा 2, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, सो दैट आपको कितना मिलेगा, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। ख्याल आया आपको? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये जो वाली करंट है, दिस करंट इज IM मैक्सिमम करंट, IM मैक्सिमम करंट, ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू, ठीक है। अगर आपने ओमेगा कोई भी रैंडमली आपने फ्रीक्वेंसी ले लिया, सपोज कि ए वाली आपने फ्रीक्वेंसी ले लिया, तो उसका करंट इतना मिलता है, तो वो करंट उसकी कंपैरिजन में कम मिला कि नहीं मिला, कम मिला, ठीक है। और कब तक आपको आवाज़ सुनाई देगी, जब तक उसका करंट आई नॉट अपॉन रूट 2 ना हो सके तब तक, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमको क्वालिटी फैक्टर का लास्ट का हमने इक्वेशन में देखा, तो वो हमको इक्वेशन ऐसा मिल रहा था, Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। ये इक्वेशन क्या बताती है कि जो आपने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, दिस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज अ मैक्सिमम एंड बैंडविड्थ इज मिनिमम, दिस इज नॉन एज अ बैंडविड्थ। अगर आप बैंडविड्थ को मिनिमम रखेंगे तो शार्पनेस हमको मैक्सिमम मिलेगी, तो बैंडविड्थ को हमको मिनिमम रखना है, इसलिए उसका इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मैंने लिखा। और ओमेगा नॉट के आपको इंक्रीज करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, क्या ना पर आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं कोई भी रैंडमली एक ओमेगा 1 की मैं फ्रीक्वेंसी में लेता हूँ, ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 क्या होती है, ओमेगा 1 की जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी का पावर हमको कितना मिलता है, P0/2 मिलता है, तो उसकी करंट हमको कितनी मिलती है, I0 डिवाइड बाई 2 हमको मिलती है, रूट 2 मिलती है। ओके, तो ओमेगा नॉट हम फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। क्या आया, ओमेगा नॉट यहाँ तक थी, प्लस डेल्टा ओमेगा कर दीजिए, तो आपको ओमेगा 1 की फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट होगी। तब उसकी करंट कितनी हो जाती है, आई नॉट अपॉन रूट 2 मीन्स के IM मैक्सिमम अपॉन रूट 2 जितनी हो जाती है। ओके, तो IM की जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पे है,
ओके, तो ए वैल्यू में मैं क्या कर दूंगा, जो यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा के बदले में ओमेगा 1 लिख दूंगा। तो आई एम अपॉन रूट आर स्क्वायर ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C का स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पे उसकी करंट कितनी हो जाती है, आई नॉट अपॉन √2, और यहाँ पे मैंने √2 इंटू आर कर दिया। ख्याल आया आपको कि नहीं आया? जब आप ये ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा नॉट जितनी रख देंगे तब उसकी करंट मीन्स के कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम VN अपॉन आर जितनी हो जाएगी। बट मैंने यहाँ पे ओमेगा 1 रखा, ओमेगा 1 यहाँ पे है तो उसकी करंट आएगी आई नॉट अपॉन √2, इसलिए मैंने यहाँ पे √2 लिखा हुआ है। ख्याल आया? आई का इक्वेशन क्या होती है, VN अपॉन आर होती है ना, तो दोनों साइड मैंने √2 लगा दिया। देन आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे VM कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और देन आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, उसको इक्वल करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर और इक्वल्स टू √2 इंटू आर। देन मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। तो बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर और इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर होता है 2 और आर स्क्वायर। देन ये आर स्क्वायर यहाँ पे तो मैं इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो के 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो दैट ओनली फॉर आर स्क्वायर। तो ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर ही बचेगा। देन दोनों साइड में रूट निकाल देता हूँ, तो दोनों साइड में रूट लेके यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C इज इक्वल्स टू आर आएगा। क्या आया? ओके, देन मैं क्या करता हूँ, देन ओमेगा 1 की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा थी, तो वो आपको यहाँ पे अटैच कर देनी। तो मैं यहाँ पे काउस में लिख देता हूँ ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, दिस वैल्यू इज पुट दिस इक्वेशन। ओके, तो आपका इक्वेशन कैसे मिलेगा, देखिए ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू L एंड माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू C और इज इक्वल टू आर मिला। क्या आया? देन मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ ओमेगा नॉट L, क्योंकि ओमेगा नॉट वैल्यू हमको मालूम है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ ओमेगा नॉट C। तो ओमेगा नॉट को मैं कॉमन बनाना चाहता हूँ, तो कॉमन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। देना पर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो देखिए ओमेगा नॉट L, और मैं ऐसे में लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट L डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट एंड माइनस यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ओमेगा नॉट C लिख दिया, और यहाँ पे ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं उसको सेपरेट में दे देता हूँ, ओमेगा नॉट को सेपरेट में दे देता हूँ। तो ओमेगा नॉट L, यहाँ पे ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, और यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा नॉट C, यहाँ पे हो जाएगा 1 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। देन आफ्टर ये ओमेगा नॉट L है और ओमेगा नॉट C है, तो क्या होगा कि हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। देखिए ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन है √LC। देन पर मैंने क्या किया, बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। तो बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, देखिए ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन √LC होगा। ये L को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा और यहाँ से एक ओमेगा नॉट को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, तो ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट C। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 अपॉन ओमेगा नॉट C, तो उसके बदले मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा नॉट L लिख दूंगा। ठीक है, और बाकी का स्टेप वही रहेगा। तो ओमेगा नॉट L यहाँ पे था 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट था। देन आप यहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट L, क्यों माइनस ओमेगा नॉट L, बिकॉज 1 अपॉन ओमेगा नॉट C के बदले मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा नॉट L लिख दिया। और यहाँ पे डिवाइड में है 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट और इज इक्वल टू है R। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से देखिए दूसरा मैं स्टेप क्या करता हूँ, एक डिवाइड में है तो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए उसका ऑर्डर मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ओमेगा नॉट L 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट L, और यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपन ओमेगा नॉट -1 इज इक्वल टू R। तो एक कौन सा थियरम बन गया, बायोनोमिनल थियरम, यूजिंग बायोनोमिनल थियरम। यूजिंग बायोनोमिनल थियरम, तो वो थियरम क्या बताती है कि भाई उसका ऑर्डर आपको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ओके, देखिए
तो उसका इक्वेशन हमको मिलेगा ओमेगा नॉट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एल एंड 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। तो इन दोनों में से क्या मैं क्या कॉमन ले लूँगा, ओमेगा नॉट एल को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट एंड माइनस 1 माइनस माइनस होगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। ख्याल आया आपको? ओके, तो यहाँ पे क्या बचने वाला है, देखिए 1 1 इज कैंसल, तो ओमेगा नॉट एल 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। तो ओमेगा नॉट इज अ कैंसल, सो दैट 2 डेल्टा ओमेगा को आप सब्जेक्टिव बना दीजिए तो आर अपॉन एल। और क्वालिटी फैक्टर का हमारा इक्वेशन क्या मिला था, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए आर अपॉन एल। डिवाइड का मैंने यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। और ओमेगा नॉट की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, और ओमेगा नॉट की वैल्यू आप 1 अपॉन रूट एल से आप लिख सकते हो। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के बदले एल अपॉन आर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट एल सी। तो क्यू इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 1 अपॉन आर और रूट एल सी, ऐसा हमने आगे फाइंड आउट किया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा थियरम आपको एक एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया हुआ है, मैथमेटिकली एनालिसिस। ठीक है, मैंने क्या किया वो आपको मालूम पड़ा। ये बेनविड्थ मैंने कंसीडर की ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा। पहले तो उसको मैंने मिनिमाइज किया, ओनली फॉर आर में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा। देन आफ्टर ए वाली फॉर्मूला मैंने लगाई, तो यहाँ पे ओमेगा 1 मैंने पुट कर दिया, तो ओमेगा 1 पे उसकी करंट कितनी आ गई, आई नॉट अपॉन रूट 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट 2। तो वी एम इमेज कैंसल। अब ये बोथ साइड में क्या कर दूंगा, उसको मैंने उसको इक्वल कर दिया, तो ऐसे उसको मैं इक्वल में लिख सकता हूँ। देन पर मैंने दो साइड स्क्वायर लगा दिया, तो ये रूट कैंसिल आउट होगा, ए भी रूट कैंसिल आउट होगा, ऐसे मिला। और आर स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ले आया, तो ओनली फॉर आर स्क्वायर बचेगा। देन पर मैंने ओमेगा 1 की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, स्क्वायर स्क्वायर हटा के। ठीक है, देन आफ्टर ओमेगा नॉट एल बनाया, यहाँ पे ओमेगा नॉट सी बनाया। देन आफ्टर ए वाली फॉर्मूला से हमको मालूम पड़ा कि भाई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी होती है, तो यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी के बदले मैंने ओमेगा नॉट एल लिख दिया। और यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट डिवाइड में है, मल्टीप्लाइड में लिखने के लिए यहाँ पे -1 ऑर्डर आएगा। और यहाँ पे बायनोमियल थियरम का मैंने यूज़ किया, ये जो ऑर्डर होती है उसके साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों में से ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट एल इज अ कॉमन, सो दैट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपन ओमेगा नॉट -1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर आएगी। और ओमेगा नॉट एल, तो यहाँ पे क्या बचेगी, डेल्टा ओमेगा अपन ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा अपन ओमेगा नॉट, सो दैट 2 डेल्टा ओमेगा अपन ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट इज अ कैंसल, तो 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर अपन एल। और क्वालिटी फैक्टर क्यू इज इक्वल टू क्या बताती है, ओमेगा नॉट अपन 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो 2 डेल्टा ओमेगा क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको क्यू की इक्वेशन मिलेगी एल अपॉन आर। और ओमेगा नॉट क्या वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन रूट एल सी, सो दैट क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी। ठीक है, ये आपको एक क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन आपको मिला। ठीक है, ओके।